क्या आपने कभी सोचा है कि किसी गर्म चीज़ को छूकर बिना सोचे समझे आप अपने हाथ पीछे कर लेते हैं या कोई आपसे आपका फेवरेट कलर पूछे तो वो फ़ौरन से आपके ज़हन में आ जाए। हैव यू एवर वंडर्ड कि ऐसा क्यों होता है? वेल, द आंसर लाइज इन एक्शन पोटेंशियल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू Medfortunates. Today we are going to discuss one of the most important and conceptual topics in medical sciences. We are going to discuss action potentials. So, what are action potentials? So, action potentials are basically electrical fluctuations across the exolemma, or a wave of depolarization followed by a wave of repolarization. Don't worry, we are going to discuss each and everything in detail. एक्शन पोटेंशियल को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पता हो, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास आप कह लें कि एक स्टैंडर्ड है। अगर उसमें कोई चेंजेस या फ्लक्चुएशंस आएंगी तो उसे हम एक्शन पोटेंशियल का नाम देंगे। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट resting membrane potential. As you all know, neurons are special types of cells in the human body. तो किसी भी दूसरे ह्यूमन सेल में जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो न्यूरॉन्स में भी होंगी। For example, cytoplasm, cell membrane, cytoskeleton, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, etc. लेकिन न्यूरॉन्स में कुछ चीज़ें स्पेशलाइज्ड होती हैं। For example, cell membrane of a neuron is highly specialized. Cell membrane of a neuron is called axolemma. Exo for axon and lemma for membrane. So membrane of the axon or membrane of the neuron. अच्छा, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, एक टिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसमें डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है या सोमा भी इसे कहते हैं, एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल एंड बल्ब है। अब इस न्यूरॉन को एक मेम्ब्रेन ने सराउंड किया हुआ होता है जिसे हम एक्सोलीमा कहते हैं। अब उसका एक छोटा सा पोर्शन हमने यहाँ इनलार्ज किया है। हम इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है और वो जनरेट कैसे होता है। इस वाले पोर्शन को इनलार्ज करके यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है न्यूरॉन्स की एक्सोलीमा। ये न्यूरॉन्स का इंटीरियर है जिसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, और ये न्यूरॉन्स का एक्सटीरियर है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। अब आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसमें हमेशा पोटेशियम की कंसनट्रेशन हमारे पास ज़्यादा होती है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हुई होती है कि हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड में नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है तो वहाँ पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास ट्राई करते हैं कि ECF से ICF की तरफ आए, क्योंकि इनकी कंसनट्रेशन ECF में ज़्यादा है, जबकि नेगेटिव चार्जेस ट्राई करते हैं कि वो हमारे पास ICF से ECF की तरफ जाए, क्योंकि इनकी कंसनट्रेशन ICF में ज़्यादा है। बट दैट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एक्सोलीमा है ये हाईली स्पेशलाइज्ड है। इट रिस्ट्रिक्ट्स मूवमेंट ऑफ दिस आयंस एंड प्रोवाइड्स अ बैरियर, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ आयंस का एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स के लिए हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिलीवोल्ट्स है। माइनस साइन जो है वो इस न्यूरॉन का इंटीरियर शो करता है। अगर हमारे पास ICF में नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है तो नेगेटिव लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है तो पॉजिटिव लगेगा। अच्छा, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, लेकिन ये जनरेट कैसे होता है और फिर मेंटेन कैसे रहता है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं आपसे 3 डिस्कस करूँगी। पहला जो फैक्टर है वो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है। अब इतना लंबा चौड़ा नाम है लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ है। पंप हमारे पास सिंपली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती है जो कि इस तरह से मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है। अब जो ये वाला पंप है, ये स्पेसिफिक पंप, ये ATPase पंप है, मतलब यहाँ पे ATP यूटिलाइज होगी, और किस लिए यूटिलाइज होगी? सोडियम पोटेशियम की ट्रांसपोर्ट के लिए यूटिलाइज होगी। ठीक है,
तो अब ये एक टिपिकल हमने सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप लिया है एक कट। अब इसके 5 लिम्स होते हैं। 3 लिम्स इसके अंदर की तरफ होते हैं आईसीएफ की तरफ, जो कि अपने साथ सोडियम को बाइंड करते हैं, और 2 लिम्स इस ईसीएफ की तरफ होते हैं, जो कि अपने साथ पोटेशियम को बाइंड करते हैं। अब जैसे ही एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जैसे कि एटीपी अगर इसके साथ बाइंड हो गया, तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं, मतलब ये बिल्कुल फ्लिप हो जाता है। इस वजह से जो सोडियम आईसीएफ में था वो अब ईसीएफ में आ गया, और जो पोटेशियम हमारे पास ईसीएफ में था वो आईसीएफ में आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ईसीएफ में सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जबकि आईसीएफ में हमारे पास पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो अगर पोटेशियम ईसीएफ से आईसीएफ की तरफ आएगा, जैसे कि अभी आया है, तो भी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। और अगर सोडियम आईसीएफ से ईसीएफ की तरफ जाएगा तो वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो इसके लिए इस वजह से हमें एटीपी चाहिए होती है। अब अगर हम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के रिज़ल्ट की बात करें, तो हमारे पास 3 सोडियम ईसीएफ में चले गई, 3 पॉजिटिव चार्जेस ईसीएफ में चले गए, जबकि 2 पॉजिटिव चार्जेस आईसीएफ में आए। तो नेट चार्ज हमारे पास क्या हुआ, 1 पॉजिटिव चार्ज ईसीएफ में हमारे पास ज़्यादा हो गया। इस वजह से ईसीएफ में पॉजिटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो गई। जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स हैं। सेल के अंदर न्यूरॉन्स में हमारे पास काफ़ी सारी प्रोटीन्स होती हैं, और प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, और वो अमीनो एसिड्स में ज़्यादातर हमारे नेगेटिव अमीनो एसिड्स होते हैं। इस वजह से सेल का इंटीरियर थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ बढ़ता है। पोटेशियम लीकी चैनल्स, ये भी एक तरह के स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती है। लेकिन फिर पंप और चैनल में डिफरेंस क्या हुआ, तो पंप हमारे पास मूवमेंट कराता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, जबकि चैनल हमारे पास मूवमेंट कराता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसलिए पंप में हमारे पास एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है, एटीपी वगैरह यूटिलाइज होती है, जबकि चैनल्स में हमारे पास कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, अगर ये पोटेशियम लीकी चैनल्स है, तो इसका मतलब ये चैनल्स पोटेशियम को आईसीएफ से ईसीएफ की तरफ ले जाने में हेल्प करेंगे। चैनल्स का काम ही यही होता है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कराए। तो उस वजह से हमारे पास सेल के अंदर से पॉजिटिविटी कम होगी, जबकि बाहर ज़्यादा होगी, तो सेल में नेगेटिविटी बढ़ेगी। अब हम डिस्कस करते हैं एक्शन पोटेंशियल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स होते हैं जो कि उसमें एम्बेडेड होती है। हम सिर्फ 2 चैनल्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो इम्पोर्टेंट चैनल है हमारे पास वो है मैकेनोसेंसिटिव चैनल्स। इस तरह के स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती है, चैनल्स होती है, जो कि सेंसिटिव होती है मैकेनिकल स्टिमुलस के लिए। मैकेनिकल स्टिमुलस हमारे पास सिंपली टच, प्रेशर, ये मैकेनिकल स्टिमुलस है। तो जब भी ये स्टिमुलस आएंगे, ये सेंसिटिव चैनल्स खुल जाएंगे, और फिर हमारे पास सोडियम ईसीएफ से आईसीएफ की तरफ जाना शुरू होगा। तो हम 2 एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं। एक ये कि किसी बहुत ठंडी चीज़ को आपने टच किया, तो आपने अपने हाथ विड्रॉ कर लिए। आप कहीं शॉपिंग पर गए हैं और कपड़े का टेक्सचर फील करने के लिए आपने उसे टच किया। तो दोनों केसेस में टच हमारे पास एक मैकेनिकल स्टिमुलस है। अब इस मैकेनिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हमारे पास जो मैकेनिको सेंसिटिव चैनल्स है ये खुल जाएंगे, और जैसे ही ये खुलते हैं हमारे पास सोडियम वो सेल के अंदर आना शुरू होता है। सोडियम हमारे पास ईसीएफ से आईसीएफ की तरफ आना शुरू होता है। इसकी वजह से हमारे पास सेल के अंदर जो नेगेटिविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। अच्छा, अब आप इस फिगर को कंसिडर करें। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो कि -70 मिलीवोल्ट्स है। मैकेनिकल स्टिमुलस टच आया और उसकी वजह से हमारे पास मैकेनोसेंसिटिव चैनल्स खुले और सोडियम अंदर आना शुरू हो। उसकी वजह से सेल का पोटेंशियल -65, -60 ये कम नेगेटिविटी की तरफ आ रहा है। अब अगर ये यहाँ तक पहुँच गया सेल का पोटेंशियल, तो यहाँ थ्रेशोल्ड लिखा है। अब थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड सिंपली हमारे पास वो पोटेंशियल है जो कि यहाँ पे -55 है, कि अगर वहाँ तक सेल का पोटेंशियल रीच कर गया ड्यू टू इनकमिंग सोडियम, तो उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके ही रहता है। लेट्स सपोज
हमें 50 सोडियम आयन्स रिक्वायर्ड है कि मैकेनोसेंसिटिव चैनल्स के ज़रिए 50 सोडियम आयन्स सेल के अंदर आए तो हमारे पास सेल का पोटेंशियल -55 तक पहुंच जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास 45 सोडियम आयन्स अंदर आए हैं और पोटेंशियल सिर्फ -60 तक पहुंचा है। तो क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा? जी नहीं। एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा बल्कि ये डाई आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। लेकिन अगर 50 के 50 आयन्स आ गए अंदर और सेल का पोटेंशियल -55 तक पहुंच गया जो कि थ्रेशोल्ड है, तो उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके ही रहता है। सोचने वाली बात यह है कि थ्रेशोल्ड ऐसा क्या फिनोमेना होता है कि इतना ड्रास्टिक चेंज आना शुरू होता है। तो यहाँ पे एक दूसरे टाइप चैनल्स हम डिस्कस करते हैं जिसे हम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स कहते हैं। नाम से ही जाहिर है कि ये चैनल एक स्पेसिफिक वोल्टेज के लिए सेंसिटिव होते हैं। थ्रेशोल्ड होता है इनके लिए कि जिस पर ये एक्टिवेट हो जाते हैं। सोडियम वोल्टेज गेटेड है तो हमारे पास सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट होगा, लेकिन ये सोडियम का इन्फ्लक्स और जो हमने स्टार्ट में मैकेनोसेंसिटिव चैनल्स के ज़रिए सोडियम का इन्फ्लक्स पढ़ा में डिफरेंस है, क्योंकि वो जो इन्फ्लक्स था वो काफ़ी थोड़ा सोडियम था और ये जो सोडियम है ये एक काफ़ी बड़ा रश होता है सोडियम का, जो कि हमारे फुल डीपोलराइजेशन कॉज करता है। तो ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं सोडियम, ये टिपिकली इसके दो गेट्स होते हैं, एक एक्टिवेशन गेट है और एक इनएक्टिवेशन गेट है। तो जो हमारे पास सेल का पोलराइज स्टेट होता है या जिसे हम रेस्टिंग स्टेट कहते हैं, ये वाला स्टेट जो है यहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स किस तरह से अरेंज हुए होंगे कि इसका जो एक्टिवेशन गेट होगा ये क्लोज्ड होगा और जो इनएक्टिवेशन गेट होगा वो ओपन होगा, लेकिन यहाँ से सोडियम नहीं आ सकता। फिर हम डीपोलराइज स्टेट की बात करते हैं, ये वाला स्टेज है। डीपोलराइजेशन किसे कहते हैं कि सोडियम का इन्फ्लक्स होता है और उसकी वजह से हमारे पास सेल का जो इंटीरियर होता है जो कि यूजुअली नेगेटिव होता है, तो वो नेगेटिविटी कम होते होते पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती जाती है। ये हमारे पास डीपोलराइजेशन है। तो इस वाले स्टेज में हमारे पास क्या होगा, जो एक्टिवेशन गेट है तो वो भी खुला होगा और जो इनएक्टिवेशन गेट है वो भी खुला होगा। तो अब सोडियम आराम से अंदर आ सकता है और सोडियम का इन्फ्लक्स होता है जिसकी वजह से हमारे पास सेल डीपोलराइज स्टेट में चला जाता है। डीपोलराइजेशन के बाद हमारे पास ये जो पोटेंशियल आती है, स्पाइक पोटेंशियल इसे हम कहते हैं। ये वो पोटेंशियल होती है कि इसके बाद सेल के पोटेंशियल में चेंजेस नहीं आ सकती। ये वो पीक है कि जहाँ तक सेल का पोटेंशियल रीच हो सकता है ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। ये स्पाइक पोटेंशियल रीच हो जाए तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये रिपोलराइजेशन स्टेज है, तो इसमें हमारे पास ये जो एक्टिवेशन गेट है ये खुल जाता है और इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाता है। तो यहाँ से भी सोडियम फिर अंदर नहीं आ सकता। पोलराइजेशन का फेज़ है, इसमें यही होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चैनल्स होते हैं जिन्हें हम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स कहते हैं। तो वो स्पेसिफिक वोल्टेज के लिए सेंसिटिव होती है। पोटेशियम चैनल्स खुल जाते हैं और पोटेशियम ईफ्लक्स स्टार्ट होती है। पोटेशियम ईसीएफ से सेल के इनसाइड से आउटसाइड की तरफ यानी ईसीएफ की तरफ मूवमेंट करता है। तो अब जो हमारे पास सेल में पॉजिटिविटी इतनी भर भर के आई थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। लेकिन पोटेशियम जो वोल्टेज के चैनल्स हैं उनमें एक और प्रॉब्लम है, वो काफ़ी स्लोली क्लोज होते हैं। जब सेल से बाहर जाते हैं और नेगेटिविटी ज़्यादा होती है सेल में, तो वो इतनी हो जाती है कि वो अपने रेस्टिंग स्टेट तक पहुंच जाती है। लेकिन चूंकि पोटेशियम चैनल्स क्लोजर उनकी स्लो होती है तो ये हाइपर पोलराइज स्टेट में चला जाता है। हाइपर पोलराइज्ड वो स्टेट है कि जिसमें अगर फॉर एग्जांपल अंदर हमारे पास 10 नेगेटिव आयंस रिक्वायर्ड थे तो यहाँ बस 15 to 20 होंगे। हाइपर पोलराइजेशन को अगर हम इस डायग्राम से समझें तो ये जो स्टेज है ये पोलराइज स्टेज है। यहाँ पे बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है। डीपोलराइज में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है। अब जो हाइपर पोलराइज स्टेट है तो उसमें हमने पढ़ा कि रीपोलराइजेशन पहले हो रही होती है और उस रीपोलराइजेशन का मकसद ये होता है कि सेल का जो रेस्टिंग स्टेज था वो वापस से अचीव हो जाए। तो इससे चाहिए था कि सेल इस स्टेज से इस स्टेज तक चला जाए, लेकिन इसके बजाय इस स्टेज में आ जाता है। और आप देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सेल का जो नॉर्मल स्टेज था उससे वो नेगेटिव हो गया है। इसे हम हाइपरपोलराइज स्टेट कहते हैं। ये जो हाइपरपोलराइज स्टेट था ये हमेशा हाइपरपोलराइज तो नहीं रहेगा, हमारे पास वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो ये कैसे जाएगा?
अब हमने जो स्टार्ट में पढ़ा कि हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप्स है, पोटेशियम लीकेज है, वो सब इसमें रोल प्ले करते हैं कि वो सेल को वापस से अपने रेस्टिंग फेज में ले जाता हमारे पास एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, अब ये तो हमने एक सेगमेंट में पढ़ा ना कि हमारे पास एक सेगमेंट में किस तरह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। हमने देखा कि हमारे पास किस तरह एक सेगमेंट ऑफ न्यूरॉन में किस तरह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। क्या होगा कि हमारे पास न्यूरॉन के मुख्तलिफ सेगमेंट्स तक ये एक्शन पोटेंशियल कैसे कैसे इसकी नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन होगी। आपको बताया था कि आप सपोज करें कि 50 सोडियम आयंस वो रिक्वायर्ड थे कि वो मेकेनोसेंसिटिव चैनल्स को क्रॉस करे, अंदर आए, वो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाए, यानी थ्रेशोल्ड तक सेल का पोटेंशियल रीच कराए। अगर वो 50 आयंस आए हैं और इस सेगमेंट को एक्टिवेट किया है तो 50 सोडियम आयंस दूसरे सेगमेंट में भी जाएंगे और वो वहाँ पे थ्रेशोल्ड तक ले जाएंगे सेल का पोटेंशियल। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे, डीपोलराइजेशन, स्पाइक पोटेंशियल, रीपोलराइजेशन एंड सो ऑन। सेल का एक सेगमेंट जो प्रीवियस सेगमेंट होता है उसमें हमारे पास जब डीपोलराइजेशन होता है और फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन होती है, जिस वक्त रीपोलराइजेशन होती है उसके नेक्स्ट वाला जो सेगमेंट है उसमें डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल है वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय वेव ऑफ रीपोलराइजेशन है, कि मतलब पहले डीपोलराइजेशन होती है और उसके बाद हमारे पास रीपोलराइजेशन होती है। तो ये था हमारे पास एक्शन पोटेंशियल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक you can ask me in the comment sections below. Helped you in any way, please make sure to subscribe and turn on the notifications. Till next time, Allah Hafiz, take care.